तो आगे अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि नीचे लिखे गए लीनियर इक्वेशंस में से कौन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और यदि कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली उसके सॉल्यूशन ज्ञात कीजिए। जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ये दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 1। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। तो हमें इन दोनों इक्वेशंस के लिए पहले हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। तो चेक करने के लिए पहले भी बताया जा चुका है कि पहले हम रेशियोज फाइंड करेंगे, यानी a1/a2, b1/b2, c1/c2 पहले फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद हम जो वैल्यू आए हैं उनको हम कंपेयर करेंगे कि किस प्रकार के कंडीशन में वो आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तब इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होते हैं कंसिस्टेंट होते हैं। सेकंड कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी तीनों बराबर होते हैं। तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होते हैं लेकिन डिपेंडेंट होते हैं। थर्ड कंडीशन आता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस प्रकार के कंडीशन में इक्वेशंस के कोई हल प्राप्त नहीं होते हैं, यानी कि उस स्थिति में जो इक्वेशन होते हैं वे इनकंसिस्टेंट होते हैं। तो पहले हम चेक करेंगे कि यह कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसके लिए हम a1/a2, b1/b2, c1/c2 फाइंड करेंगे। a1/a2, a1 का वैल्यू है 1, क्योंकि कुछ लिखा नहीं गया है तो 1 लेंगे। a1 का वैल्यू 1, a2 का वैल्यू है 2, a1/a2 का वैल्यू आ गया 1/2। ठीक है, ऐसे ही b1/b2 फाइंड करेंगे। b1 का वैल्यू है 1, क्योंकि y का कोफिशिएंट 1 है, और सेकंड में b2 इक्वल टू है 2, यानी b1/b2 का वैल्यू भी 1/2 आया। फिर इसी तरह से c1/c2, c1 का वैल्यू है 5, c2 का वैल्यू है 10, इसको कैंसिल करेंगे तो ये भी 1/2 आएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि a1/a2 का वैल्यू 1/2, b1/b2 का भी वैल्यू 1/2 और c1/c2 का भी वैल्यू 1/2 आया, यानी कि तीनों के वैल्यू सेम है। तो इसको लिखेंगे वी कैन ऑब्जर्व दैट a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, therefore the equations are dependent, consistent। यानी कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों के वैल्यू सेम आए हैं, इसलिए जो इक्वेशन दिए गए हैं उन इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वह कंसिस्टेंट होगा और डिपेंडेंट होगा। तो क्वेश्चन में पहले ही दिया गया है कि अगर कंसिस्टेंट है तब हमें सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करने हैं, यानी प्राप्त करने हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कंसिस्टेंट आया है, इसलिए हम इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ से रिप्रेजेंट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 के लिए
एक्स वाई का कॉलम बनाएंगे और इसमें हम y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x को दूसरी साइड ले आकर के बना लेंगे। ठीक है, ऐसे ही सेकंड को भी हम बनाएंगे। y इक्वल टू आएगा 10 माइनस 2x अपान 2, या इसको जब हम 2 से कैंसिल कर देंगे सबको ऊपर वाले को, तो ये 5 माइनस एक्स ही आ जाएगा, यानी y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। यह भी वही इक्वेशन शो करेगा जो इक्वेशन फर्स्ट है। इसके लिए हम बनाएंगे x इक्वल टू 0 रखेंगे। इस इक्वेशन में x की जगह पे जब 0 रखेंगे तो 5 माइनस 0 होगा, यानी y का वैल्यू आ जाएगा 5। अब y का वैल्यू हम 0 रखेंगे, y का वैल्यू जब 0 रखेंगे इसमें, तो x का वैल्यू आ जाएगा 5। ये फर्स्ट के लिए बन गया। इसी तरह से सेकंड के लिए बनाएंगे। सेकंड के लिए भी बनाएंगे। अब हम इन दोनों पॉइंट्स के अलावा कुछ दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। जैसे हम x के जगह पे 1 ले रहे हैं, तो x के जगह पे जब 1 रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा 4, और x के जगह पे -1 लेंगे, -1 लेंगे तो -1 वो वाला, और ये पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 5 + 1 हो जाएगा, और इस तरह से इसका वैल्यू 6 आ जाएगा। हम इन पॉइंट्स को लेकर के लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक्सिस, और इस एक्सिस पे हमें ये पूरे जितने नंबर्स हैं पूरे आने चाहिए। इस तरह का हम बनाएंगे। हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर बना लेंगे 6, इधर बनाएंगे 1 2 3 4 5। यानी कि जितनी की हमें आवश्यकता है, जितने काउंटिंग की आवश्यकता है, हम उतने काउंटिंग तक इस फिगर को बना लेंगे। अब इस फिगर में हम इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट वाले के लिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट है 0 5, यानी x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू है 5। तुम लिखेंगे यहाँ 0 हो गया x पर, और y पर 5 काउंट करना है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कट का चिन्ह लगा लेंगे। यह पॉइंट हो गया 0 5। ठीक इसी तरह से 5 0 को रिप्रेजेंट करना है, तो x एक्सिस पे 5 1 2 3 4 5, और y एक्सिस पे 0 है, इसलिए क्रॉस यहीं पे लगेगा, और यह पॉइंट हो गया 5 0। अब क्या करना है कि इन दोनों को ही हमें स्केल से मिला करके लाइन को ड्रा कर लेना है। देखिए हमने ड्रा कर दिया। ठीक, फर्स्ट वाले को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब सेकंड वाले को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड वाले के लिए है 1 4 पे 4 जब हम करेंगे, ये 1 है, 1 को हम ऊपर की तरफ y एक्सिस के पैरेलल जब हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कट करेगा, और ये है 5। यह पॉइंट जो होगा ये होगा 1 4। यानी हमने फर्स्ट पॉइंट 1 4 को रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक इसी तरह से -1 6 को रिप्रेजेंट करना है, तो -1 होगा इधर, और 6 को जब हम काउंट करेंगे तो इसके ऊपर ठीक y एक्सिस के पैरेलल हम जाएंगे। तो यह जो है 6 के सामने आकर के कट करेगा, और यह पॉइंट हो गया -1 6। अब हम फिगर में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट के पॉइंट्स और इक्वेशन नंबर सेकंड के पॉइंट्स एक ही लाइन पे स्थित है,
इसका मतलब ये है कि दोनों लाइनें एक दूसरे पर ओवरलैप हो रही हैं। जब दो लाइनें एक दूसरे पर ओवरलैप हो रही हैं तो इसका मतलब यह है कि इसके जो सॉल्यूशन होंगे वह इनफाइनाइट होंगे, यानी कि इसके अनेक सॉल्यूशन होंगे। तो हम लिखेंगे बाई या फ्रॉम द फिगर वी हैव n equations have infinitely solution। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हमने इक्वेशंस को लिख दिया है। x माइनस वाई इक्वल टू 8 इक्वेशन नंबर 1, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों का हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट होंगे तो उसके सॉल्यूशन को ग्राफिकली हम सॉल्व करेंगे। हम फाइंड करेंगे a1 अपान a2। x का कोफिशिएंट फर्स्ट वाले में 1 है और इसमें है 3, यानी a1 अपान a2 का वैल्यू आ गया 1 अपान 3। ठीक इसी तरह से b1 अपान b2 इक्वल टू y का कोफिशिएंट फर्स्ट वाले में -1 है और सेकंड वाले में y का कोफिशिएंट -3 है, कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। c1 अपान c2 का वैल्यू फाइंड करते हैं। c1 है 8 और c2 है 16, कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि a1 अपान a2 b1 अपान b2 इक्वल है, लेकिन c1 अपान c2 इक्वल नहीं है। वी कैन ऑब्जर्व दैट a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। अतः हम देख रहे हैं कि a1 अपान a2 b1 अपान b2 इक्वल है, लेकिन c1 अपान c2 के इक्वल नहीं है। जब इस कंडीशन को इक्वेशन फॉलो करते हैं तो इस कंडीशन में जो लाइंस होती हैं वे पैरेलल होती हैं, यानी कि इसके कोई भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होते हैं, यानी यह जो है इनकंसिस्टेंट होता है। तो लिखेंगे देयरफॉर गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। जब इनकंसिस्टेंट हैं तो इसको ग्राफिकली हमें सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे दिया है कि कंसिस्टेंट होगा तभी हम ग्राफिकली इसको सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट गिवन दैट 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन के सही फॉर्म में हम लिख लेंगे। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 को जब इधर लेके जाएंगे तो ये +6 हो जाएगा, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन दिया है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको भी ठीक फॉर्म में लिखेंगे 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक, हम चेक करने के लिए कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, हम a1 अपान a2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। 2 अपान 4 आएगा, कैंसिल करेंगे 1/2। b1 अपान b2 का वैल्यू निकालेंगे। b1 का वैल्यू 1 और b2 का वैल्यू है -2, इस तरह से ये आ गया -1/2। c1 अपान c2 6 अपान 4 होगा, कैंसिल करेंगे 3/2 होगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि तीनों के वैल्यू अलग अलग हैं। a1 अपान a2 का वैल्यू 1/2 है, b1 अपान b2 का वैल्यू -1/2 है, c1 अपान c2 का वैल्यू 3/2 है।
यानी कि अब फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करेगा। वी कैन सी दैट A1 upon A2 not equal to B1 upon B2, therefore solutions of given equation are consistent। मतलब यह है कि A1 अपान A2 B1 अपान B2 के जब इक्वल नहीं है तो दिए गए जो इक्वेशंस हैं वे जब सॉल्व किए जाएंगे तो उनके जो सॉल्यूशन होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि जब कंसिस्टेंट होगा तो उसको हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। चलिए ग्राफिकली इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए हम एक्स वाई बनाएंगे, एक्स वाई कॉलम बनाएंगे। एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे, एक्स का वैल्यू जब यहाँ 0 रखेंगे तो वाई का वैल्यू 6 आ जाएगा। जब वाई का वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे इक्वेशन को सॉल्व करके, तो ये आएगा 3। यानी फर्स्ट के लिए हमने पॉइंट्स को ऑब्टेन कर लिया। फिर सेकंड के लिए ऑब्टेन करेंगे, एक्स वाई बनाएंगे। एक्स का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये -2 जाएगा उधर, कैंसिल करके -2 बन जाएगा, यानी वाई का वैल्यू -2 आएगा। वाई का वैल्यू अगर 0 रखते हैं, यहाँ 0 रखेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1। इस तरह से हमने सेकंड के लिए एक पॉइंट ऑब्टेन कर लिया। अब इन पॉइंट्स को हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट वाले को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 6। 0 6 में है 0, ये हो गया 1 2 3 4 5 और इसको आगे तक बढ़ा लेते हैं क्योंकि 6 हमने नहीं बनाया है, ये हो गया 6। तो यह पॉइंट हो गया 0 6। सेकंड पॉइंट है 3 0, यानी कि 1 2 3 और 0 ये हो गया 3 0। इसको हम मिलाएंगे, स्केल से मिला लेंगे तो यह लाइन सीधी बनेगी। फिर सेकंड के लिए हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 0 पर -2 है, 0 यहाँ हो गया -2 1 2, ये नीचे हो गया, ये हो गया 0 -2। सेकंड वाला है ये 1 0 है, यानी 1 0 को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 0 आएगा, 1 0 ये है। अब इनको हम मिला करके बढ़ाएंगे आगे की तरफ, तो ये जा करके आगे ऐसे काटेगा इस पॉइंट पे। और हम देख रहे हैं कि जो सेकंड इक्वेशन से रिप्रेजेंटिंग लाइन है वह फर्स्ट वाली लाइन को इस पॉइंट्स पे कट कर रही है। यही पॉइंट इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। यानी कि इसका वैल्यू जब हम फाइंड कर लेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे और देखेंगे किसके सामने आ रहा है। तो यहाँ 2 के सामने आ रहा है। इसी पॉइंट से हम वाई एक्सिस पे जब परपेंडिकुलर खींचेंगे तो यह भी 2 के सामने आएगा। इसका मतलब यह हो गया कि यह परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे मिल रहा है वह एक्स का वैल्यू है और वाई एक्सिस पे जिस पॉइंट पे मिल रहा है वह वाई का वैल्यू है। तो हम फिगर से देख सकते हैं, फ्रॉम द फिगर वी गेट x equal to 2 and y equal to 2. Therefore, the solution of given equations is x equal to 2 and y equal to 2। यानी कि हम
ग्राफ में रिप्रेजेंट करके ग्राफ के माध्यम से ही हम ये ज्ञात कर लिए कि x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 2 है। ठीक इसी प्रकार से जितने रिमेनिंग पार्ट्स बच रहे हैं उनको हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन दैट हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36. Find the dimensions of the garden. क्वेश्चन का मतलब यह है कि लिखा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि एक गार्डन है जिसका शेप रेक्टेंगल के तरह का है और उसका जो हाफ पेरीमीटर है वह 36 मीटर दिया हुआ है। यानी कि given that half perimeter of rectangular garden equal to 36 मीटर। और कह रहा है कि whose length is 4 मीटर more than its width, मतलब कि उसकी जो लंबाई है वह उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यदि हम रेक्टेंगुलर गार्डन का मॉडल बनाएं इस तरह का, तो इसका जो हाफ पेरीमीटर है वह 36 दिया हुआ है और यह क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि लेंथ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम देख रहे हैं कि इस रेक्टेंगुलर गार्डन में लेंथ और ब्रेथ है, तो हम पहले लेंथ और ब्रेथ को मान लेंगे। लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन is x meter and width is y मीटर। यानी हमने मान लिया कि लेंथ इसका x मीटर है और इसकी विड्थ y मीटर है। यदि हम इसको लेंथ मानते हैं तो ये x होगा और ये हो जाएगा विड्थ y, x मीटर और ये हो गया y मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इक्वेशन को बनाएंगे। फर्स्ट दिया हुआ है कि हाफ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, तो हाफ पेरीमीटर जब हम फाइंड करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का हो जाएगा, यानी कि हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। बाय फार्मूला हम रखेंगे हाफ का मतलब होता है 1/2, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हाफ हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, ये फार्मूला हो गया और यह 36 के इक्वल है। 2 से जब 2 कैंसिल हो जाएगा, एल और बी के वैल्यू को जब हम रखेंगे इसमें तो एल का वैल्यू है एक्स और बी का वैल्यू है वाई, यानी यह x प्लस वाई इक्वल टू 36 में चेंज हो गया। यह हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी एल का वैल्यू है, लेंथ है x, ब्रेथ है y, तो हमने x और y को रख दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 36 बन गया। यह हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी तरह से
नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि हमने लेंथ को x लिया है और इधर हम बना लेंगे y। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि लेंथ का जो वैल्यू है वह y से 4 अधिक है, तो या तो हम लेंथ में 4 को माइनस कर देंगे या ब्रेथ में हम 4 को प्लस कर देंगे, तब दोनों जो वैल्यूज होंगे इक्वल हो जाएंगे। तो हम ब्रेथ में ही 4 को प्लस कर देंगे तो यह लेंथ के इक्वल हो जाएगा, और इस तरह से इक्वेशन इसको हम बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के लिए हम y को इधर लेके आएंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। यानी क्वेश्चन को हमने पढ़ करके दो इक्वेशन फाइंड कर लिया। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 36, x माइनस वाई इक्वल टू 4, वेयर x इज लेंथ एंड y इज द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें डायमेंशंस ऑफ गार्डन फाइंड करने हैं, या डायमेंशंस का मतलब लेंथ और ब्रेथ को हमें फाइंड करना है, यानी x और y के वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 36, सेकेंड है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इसमें हम देख रहे हैं कि x का भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इक्वल है और y का भी इक्वल है, लेकिन यह जो है प्लस में है और ये माइनस में है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ऊपर लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 36, नीचे लिख लेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 4। हम प्लस कर रहे हैं इसलिए चिन्ह नहीं बदलेगा, x और x जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा, ये प्लस वाई है माइनस वाई है ये कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस करेंगे तो यह जाएगा 40। इस तरह से x इक्वल टू 40/2, यानी 2 को जब हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई तो जाके डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो x इक्वल टू हो गया 20। अब इसी x का वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में फर्स्ट में या सेकंड में रख के और y के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, यहाँ पे x है, x की जगह पे हमें 20 रखना है, प्लस वाई इक्वल टू हो गया 36, वाई इक्वल टू 36, 20 को जब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो -20 होगा और इस तरह से माइनस कर देंगे तो यह जाएगा 16। Therefore the dimensions of the garden are length equal to 20 meter, width equal to 16 मीटर। यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is first intersecting lines, second parallel lines और थर्ड कोइंसिडेंट लाइन। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि एक इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब सेकेंड लीनियर इक्वेशंस को हमें फाइंड करने हैं और इस प्रकार से फाइंड करने हैं कि उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए, दूसरा पैरेलल होना चाहिए, तीसरा कोइंसिडेंट होना चाहिए। फर्स्ट के लिए हम सॉल्यूशन करते हैं।
फर्स्ट और इंटरसेक्टिंग लाइन A1/A2 not equal to B1/B2। यानी कि फर्स्ट कंडीशन होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, कंडीशन है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। प्रकार की लाइनें होंगी, इनकी संख्या अनंत हो सकती है, लेकिन हमें उनमें से कोई एक ही लिखना है। तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में आंसर दिया है वही आंसर सही होगा, उसके अनेक आंसर होंगे। अतः हम इस प्रकार से बना सकते हैं। तो फर्स्ट वाला ये बना सकते हैं कि y का कोफिशिएंट इसके यहाँ, x का कोफिशिएंट इसके यहाँ बना करके, और इसको हम चेंज कर सकते हैं या उतना भी रहने देंगे तो यह इक्वल ही दर्शाएगा, यानी कि इसका इंटरसेक्टिंग लाइन ही बनेगा। तो हम बना लेते हैं 3x + 2y - 8 = 0। ये है हमारा आंसर। इस लाइन में और इस लाइन में हम कोफिशिएंट्स को फाइंड करेंगे और रेशियो जब निकालेंगे तो फर्स्ट रेशियो A1/A2 का वैल्यू आएगा 2/3, B1/B2 का वैल्यू आएगा 3/2, यानी कि दोनों अलग अलग होंगे। और C1/C2 का जो वैल्यू होगा -8 यहाँ है और -8 यहाँ है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1, यानी कि तीनों अनइक्वल होंगे। अतः यह जो लाइन है वह इस लाइन का इंटरसेक्टिंग लाइन को शो करेगा। सेकंड के लिए फॉर पैरेलल लाइंस कंडीशन है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन को फॉलो करने वाला हम इस इक्वेशन का कोई दूसरा रूप ले लेंगे। तो हमें A1/A2 B1/B2 को चेंज नहीं करना है, यानी जो यहाँ पे है x का कोफिशिएंट वही हमें सेकंड वाले भी लेना है, y का कोफिशिएंट वही लेना है, और c को हमें अलग कर देना है। तो पहला हो जाएगा 2x + 3y, और हम -8 की जगह पे कोई भी दूसरा नंबर हम ले सकते हैं, ले लेते हैं -7 = 0। तो यह जो लाइन होगी, यह लाइन पैरेलल लाइंस होगी दिए हुए इक्वेशन की। ये है पैरेलल के लिए इक्वेशन। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के इक्वेशन हो सकते हैं जो इस लाइन के पैरेलल होंगे। थर्ड के लिए फॉर कोइंसिडेंट इसमें A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए, यानी कि हमें रेशियोज का जो वैल्यू है वो सेम लाना है। तो हम रेशियोज का वैल्यू हम इस इक्वेशन को देखते हुए ऐसे कर सकते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, या 3 से कर देंगे, 4 से कर देंगे, कोई भी नंबर लेकर के सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आएगा उसमें रेशियो इक्वल ही आएगा। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं 4x + 6y - 16 = 0। इसी प्रकार से अनेक और भी इक्वेशन होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो बुक में आंसर दिया हुआ है वह कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा भी आंसर वही आए, क्योंकि इनके अनेक प्रकार की लाइनें हमें प्राप्त होती हैं और उनमें से हम कोई भी लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, गिवन दैट ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। इतना तक के कहने का मतलब यह है कि x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 से निरूपित होने वाले जो इक्वेशन हैं उनका हमें ग्राफ बनाना है। आगे लिखा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस
एंड द एक्स एक्सिस, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मतलब यह है कि इन दोनों से जो ग्राफ हमें मिल रहा है, तो इन दोनों लाइन और एक्स एक्सिस से घिरा हुआ जो ट्रायंगुलर शेप है उसके वर्टिसेस को हमें फाइंड करना है, यानी कि उसके हमें कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने हैं। इसके बाद लिखा है एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, और इस प्रकार से जो ट्रायंगुलर रीजन हमें प्राप्त होगा उसको शेड करना है, यानी कि छायांकित करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ग्राफ को ड्रा करना है। तो ग्राफ को ड्रा करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 को लिख लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके लिए हम बनाते हैं एक्स वाई चार्ट। x इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे, 1 को उधर लेके जाएंगे और y का वैल्यू फाइंड करेंगे तो x1 आ जाएगा y का वैल्यू। इसी प्रकार यदि हम y की जगह पे 0 रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -1 आएगा, यानी x का जो वैल्यू आएगा -1 आएगा। तो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए पॉइंट्स को बना लिए। ठीक इसी तरह से इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसके लिए भी हम बनाएंगे x इक्वल टू, अगर लिखेंगे इसमें तो यह पार्ट 0 हो जाएगा, 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह से y का वैल्यू आ जाएगा 6 जगह पे। जब y की जगह पे 0 रखेंगे तो यह पार्ट 0 हो जाएगा, 12 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और इस तरह से x का वैल्यू आ जाएगा 4। अब हमने पॉइंट्स को ऑब्टेन कर लिया है। अब इन पॉइंट्स को हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बना लिया, ये ओरिजिन हो गया। अब इस ग्राफ में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। 0 1 है तो 0 1 हो जाएगा, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, ये हो गया 0 1। सेकंड इसका पॉइंट्स है -1 0, यानी कि ये हो गया -1 और ये हो गया 0, ये पॉइंट्स हो गया -1 0। इसको हम बढ़ा लेंगे आगे तक, यानी कि इसको मिला करके हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे ऊपर तक। इसके बाद सेकंड इक्वेशन को हम लिखेंगे और उसके पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। पहला पॉइंट्स है 0 6, 0 6 होगा 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ ये हो गया 0 6। नेक्स्ट पॉइंट है 4 0, यानी कि 1 2 3 4, ये हो गया 4 0। इन दोनों को हम मिला करके बढ़ाएंगे। स्केल का यूज करके हम सीधी लाइन बना लेंगे। यह जो लाइन है यह रिप्रेजेंट करता है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 को, और यह जो लाइन हमने बनाया है यह रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 को। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों लाइनें इस पॉइंट्स पे कट कर रही हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि
डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। यानी कि एक्स एक्सिस और फर्स्ट लाइन ये, सेकेंड लाइन ये, यानी एक्स एक्सिस से इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 से, तीनों से जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स को हमें फाइंड करना है। तो हम देख रहे हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए यह रिप्रेजेंटिंग लाइन है, सेकंड इक्वेशन के लिए यह रिप्रेजेंटिंग लाइन है। ये दोनों लाइनें यहाँ पे कट कर रही हैं और ये एक्स एक्सिस के साथ जो पार्ट मिल रहा है वह है यह रीजन। इसको हमें शेड भी करना है, हम शेड कर रहे हैं। यहाँ हटा लेंगे थोड़ा सा, ये शेडेड पार्ट है ये। यानी कि यह जो रीजन है यही ट्रायंगुलर शेप है, यही ट्रायंगुलर रीजन है। अब इसके वर्टेक्स को हमें फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट वर्टेक्स को अगर हम ए लिखते हैं तो ये ए हो गया, इसको हम अगर बी से लिखते हैं तो ये बी, ये हम सी लिख देते हैं। तो ए का कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल बन गया ए बी सी, और ए का कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे ग्राफ के द्वारा। तो ए से हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो यह आकर के 2 के सामने आ जाएगा, यानी कि यहाँ से यह जो वैल्यू है यह 2 है। इसका मतलब ये हो गया कि x का वैल्यू आ गया 2, और y एक्सिस पे जब हम परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे ऐसे तो यह आ जाएगा 3 पर, यानी कि ये हो जाएगा 3, यानी y वाला वैल्यू आ गया 3। इस तरह से वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट आ गया 2 3। वर्टेक्स बी का कोऑर्डिनेट हमने यहाँ से पहले ही रिप्रेजेंट कर दिया है, यानी बी का कोऑर्डिनेट है -1 0, और सी भी एक वर्टेक्स ही है ट्रायंगल ए बी सी का, इसलिए सी का भी हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है 4 0। इस तरह से ये हमारे आंसर प्राप्त हो गए।